श्रोताओं नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊं वाणी और मैं हूं आपकी रेडियो साथी माया बिस्ट। और आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य संकल्प कार्यक्रम में कोविड के बाद स्कूलों के खुलने से जुड़े कुछ अनुभव। जी हाँ, जहां कोविड से हम सभी जूझ रहे थे, वहीं हमारे आने वाला भविष्य भी कहीं न कहीं एक जगह ठहर सा गया और वे हैं हमारे स्कूली बच्चे। जहां हर क्षेत्र के लोगों को बहुत परेशानियों से जूझना पड़ा, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी हानि हमारे नौनिहालों को हुआ। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जहां स्कूल को ही प्रथम पाठशाला माना गया है, वहीं पाठशाला में भी कभी ऐसा ठहराव होगा। वैसे तो हम इस कोविड से अभी भी लड़ ही रहे हैं। अब थोड़ी स्थिति ठीक ठाक जैसी है, फिर से चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं और हम सभी कोविड को ध्यान में रखते हुए हर एक नियमों का पालन करते हुए हर एक काम को अंजाम दे रहे हैं। और हमारे स्कूली बच्चे अब फिर से स्कूलों का रुख कर चुके हैं और अपने पठन पाठन को और आगे बढ़ा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में चिंता जताते हुए ऐसे कई फैसले लिए गए जिसमें छात्र छात्राओं की शिक्षा प्रभावित न हो और देश भर में ऑनलाइन प्रक्रिया को बढ़ावा दिया गया ताकि बच्चों की शिक्षा घर पर ही हो सके। आइए जानते हैं कुछ विद्यार्थियों से उनके ही कुछ अनुभव। मैं प्रियांशी गुप्ता कक्षा 12 की छात्रा हुलियन पब्लिक स्कूल की विद्यार्थी हूँ। तो मेरा मानना ये है कि कोविड के दौरान हमें पढ़ाई में बहुत हमारा अप डाउन हुआ था, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा यूज़ टू हो चुके थे अपने रियल मोड से, अपने स्कूल आना, बस से स्कूल आना, फिर घर जाना, इस तरीके से। लेकिन वर्चुअल मोड ने भी हमें ड्रॉबैक्स भी दिए, जैसे कि इससे हमारे आंखों पे काफ़ी असर पड़ा और प्रॉपर इंटरनेट फैसिलिटी ना होने के कारण हम काफ़ी पिछड़ते चले गए। और एक और ये चीज़ भी थी कि हम कंपटीशन लेवल को जांच नहीं पा रहे थे। हमें लग तो रहा था हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम काफ़ी पीछे जाते जा रहे थे। लेकिन हालांकि इसकी कुछ अच्छाई भी है। अच्छाई ये है कि कोरोना के दौरान भी हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाए। हम जो भी है कुछ हद तक थोड़ा बहुत आगे बढ़े और धीरे धीरे ही हमने इस परिस्थिति को भी जीत लिया और हम अपने रियल वर्ल्ड में वापस आ चुके हैं। रियल वर्ल्ड में हमारा क्या होता है कि हम काफ़ी हमारा काफ़ी समय स्कूल के साथ, टीचरों के साथ इंटरेक्ट करने में जाता है और ये रहता है कि हम सेल्फ स्टडी को काफ़ी कम समय दे पाते हैं। लेकिन वर्चुअल मोड में जैसे कि हम सेल्फ स्टडी, हमारा पूरा जो पढ़ाई था वो सेल्फ स्टडी से ही चल रहा था, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी हम काफ़ी कम अटेंड कर पाते थे इम्प्रॉपर नेटवर्क फैसिलिटी की वजह से। लेकिन अब जबकि हम वापस स्कूल जाने लग गए हैं, तो अब हमें काफ़ी थकान सी महसूस होने लगी है अपने इस रेगुलर पैटर्न को फॉलो करने के लिए। और दूसरी चीज़ ये भी है कि हम अपनी सेल्फ स्टडी को बहुत न्यूनतम समय हम अपनी सेल्फ स्टडी को दे पा रहे हैं। जो अभी मेंटल अप्रोच है, आप कैसे बैलेंस कर रहे हो? क्योंकि कोविड के दौरान आप बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज करते होंगे, मोबाइल एडिक्टेड भी शायद आप हुए थे क्या इसमें कुछ? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमारा पूरी पढ़ाई, क्योंकि ऐसा है कि हम पढ़ तो लेंगे लेकिन हमें कोई पढ़ाने वाला चाहिए, तो वो हमें बिल्कुल हमारे फ़ोन ने ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, अलग अलग मीडियम्स के थ्रू हमने पढ़ना चालू किया। तो हाँ, हम सब लोग बिल्कुल फ़ोन से यूज़ टू हो चुके थे। इसकी वजह से मेरी आंखों पे काफ़ी असर पड़ा। लेकिन अब ऐसा है कि अब धीरे धीरे अब हम वापस से स्कूल जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अप्रोच चेंज कर रहे हैं, अपने इस कोरोना की ज़िंदगी से वापस से अपनी रेगुलर लाइफ में आ रहे हैं। और जैसा कि अब ये है कि अब इस ट्रांजिशन पीरियड में हम थोड़ा बहुत दिक्कत तो महसूस करेंगे, लेकिन हाँ, वापस से फिर से हम वही भारत होगा जिसके विद्यार्थी स्कूल जाते हैं और एक उज्जवल भविष्य आपके सामने रखें। तो अभी कैसा लग रहा है प्रियांशी, कोविड के दौरान और अभी आप करंट में डेली स्कूल आते हो, अभी क्या महसूस कर रहे हो? कैसा? अब मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि वर्चुअल टाइम पे पढ़ाई में मेरी बहुत इरेगुलरिटी आ रही थी। मैं कभी पढ़ रही थी, कभी नहीं पढ़ पा रही थी, कभी नेट पैकेज ख़त्म हो जा रहा था, काफ़ी सारी चीज़ें आ रही थी। लेकिन अब मैं काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर स्कूल आ रही हूँ, टीचर से अपने सवाल पूछ पा रही हूँ, जो कि मैं वर्चुअल मोड में बिल्कुल भी नहीं पूछ पा रही थी, और सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, ट्यूशन जा रही हूँ, तो अब काफ़ी अच्छे से मेरी पढ़ाई चल रही है। अच्छा, चलते चलते एक क्वेश्चन और कि अभी आपने जो हाई स्कूल किया था वो कोविड के दौरान ही किया था, शायद 2020 में हुआ होगा ना आपका? जी। तो क्या परसेंटेज थी उस दौरान? उस दौरान मेरी 99.8% तो कैसा लग रहा था उस बार? शायद आपने पेपर नहीं दिए होंगे। जी, उस समय यही था कि हमने पेपर नहीं दिए थे, तो काफ़ी प्रश्न उठ रहे थे हमारे ऊपर, हमारे रिजल्ट के ऊपर। तो मैं यही कहना चाहूँगी, हमने प्री बोर्ड्स दिए थे, उसी के बेसिस पे हमने प्री बोर्ड्स के असेसमेंट के बेसिस पे हमें मार्क्स मिले थे। मैं अपने मार्क्स से काफ़ी सेटिस्फाइड थी और हाँ, अब 12th में उसे प्रूव भी करके दिखाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशी।
मेरे साथ हैं हितार्थ, जो कि अभी कक्षा 11वीं के छात्र हैं यहाँ पर। तो हितार्थ, ये बताइए, जब कोरोना महामारी आई थी और उसमें लॉकडाउन हुआ था, तो इस दौरान शिक्षा में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था, एक परिवर्तन आया था। तो इसमें आपके क्या अनुभव है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? लॉकडाउन के कारण जब सारे विद्यालय, कॉलेज तथा जितने भी शिक्षण संस्थान थे वो बंद थे, तब हमें हमारा परिचय ऑनलाइन माध्यम से हुआ। जब हमने शिक्षा को पहली बार ऑनलाइन माध्यम से लिया और हमने शिक्षा को ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त किया। पहले तो हमें काफ़ी समय लगा ऑनलाइन शिक्षा को समझने में, उसे जानने में, परंतु कुछ समय बाद हम उसके आदी हो गए। यह पहल हमारे विद्यालय द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें हमारे शिक्षकगण तथा हमारे मैनेजमेंट का हमें पूरा सहयोग मिला तथा हमें ऑनलाइन शिक्षा में काफ़ी मज़ा आया, जो कि हमारे शिक्षकों के कारण था। उन्होंने हमें पढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए, जो कि काफ़ी कारगर साबित हुए, क्योंकि जब रिज़ल्ट आया तो ऑनलाइन शिक्षा के बाद भी हमें हमारे जो अंक थे वो गिरे नहीं, परंतु और उनमें एक इंक्रीज़ हुआ था। हमें अपने स्कूल के दिनों की उस समय बहुत याद आई तथा हमें अपने स्कूल के मित्रगण एवं शिक्षकगणों की भी बहुत याद आई, परंतु जब हमने ऑनलाइन माध्यम से उन्हें जाना और समझा तो हमें उसमें भी बहुत मज़ा आने लगा था। कई बार पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण हम क्लास में जुड़ नहीं पाए थे, परंतु हमारे टीचरों द्वारा हमारी काफ़ी मदद की गई तथा जब हम उनसे जुड़ नहीं पाए तो उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से हमें उसी लेक्चर का एक लिखित रूप हमें भेज दिया, जो कि हमारे लिए काफ़ी कारगर साबित हुआ। बिल्कुल, जिसको हम हाइब्रिड मोड बोलते थे। जो बच्चे मतलब इंटरनेट जिनका पुअर था तो उसको भेजा जाता था उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर, वो हाइब्रिड मोड जो CBSE ने मतलब बोला था कि ऐसे स्ट्रेटजी होनी चाहिए करके। अच्छा हितार्थ, इसके बाद जब स्कूल आ रहे हो अभी करंट में, क्या अनुभव है आपका, और तब बीच में कैसा महसूस, क्या अपने दोस्तों को मिस कर रहे थे उस दौरान? जब हम ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे थे तो हमें काफ़ी मज़ा आ रहा था, परंतु ये रहता है कि हमें अपने मित्रों की बहुत याद आ रही थी, हमें अपने स्कूल लाइफ की बहुत याद आ रही थी। तो जब हम लॉकडाउन के बाद स्कूल आए तो यूँ हमारे लिए काफ़ी, हमें कुछ नया नया सा लग रहा था और हमें अपने मित्रों को देख के भी काफ़ी खुश थे, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा में चाहे उनका कैमरा खुला भी था परंतु हम उनसे अच्छे से नहीं मिलजुल पा रहे थे। परंतु जब ऑफलाइन माध्यम से हम वापस स्कूल आए तो यूँ हमारे लिए काफ़ी मज़ेदार रहा। और ऑनलाइन शिक्षा में जब हमने ऑनलाइन शिक्षा को प्राप्त किया तो मैं कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन शिक्षा भी एक हमारे लिए बहुत अच्छा अनुभव रही, परंतु ऑफलाइन शिक्षा में हमें ज़्यादा मज़ा आया। कोरोना काल में स्कूल बंद होने के कारण हम सभी बच्चों की शिक्षा ठप हो गई थी। ऐसी स्थिति में शिक्षा सिर्फ टेक्नोलॉजी के द्वारा ही मुमकिन थी, मगर इसमें भी हम सभी विद्यार्थियों को कई सारी समस्याएं इससे गुजरना पड़ा। हमें ऑनलाइन कक्षाओं में जाने के लिए सबसे पहले तो एक बढ़िया डिवाइस चाहिए था और दूसरा एक इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए थी। अगर हम में से किसी के पास डिवाइस हो भी जाता था तो हमें बढ़िया इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती थी, जिसके कारण हम ऑनलाइन क्लास में जाने से असमर्थ रहते थे, जिससे हमारी शिक्षा पर सीधा असर पड़ता था। मेरा नाम दिशा प्रसाद है और मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ होली एंजल पब्लिक स्कूल में। लॉकडाउन हमारे लिए एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस था। हमने ये पहले कभी देखा नहीं था कि बिना टीचर के ऑनलाइन मीडियम से कैसे पढ़ाई की जाती है। लॉकडाउन के टाइम पर हमारे पास टाइम तो बहुत था, लेकिन क्योंकि हमें घर में ही रहना था, कहीं बाहर तो जाना नहीं था, तो हम अपने अकॉर्डिंग ही अपना टाइम टेबल बना दिया करते थे। बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे एक सिस्टमेटिक वे में हम नहीं पढ़ पाते थे, जैसे कि हम ऑफलाइन मोड में पढ़ते हैं। जब बच्चे का मन करता था तब वो पढ़ता था, जब मन नहीं करता था तब वो नहीं पढ़ता था। हमें ये पता भी नहीं था कि बिना टीचर्स के पढ़ाई कैसे की जाती है। बट ऑफलाइन मोड में हम एक सिस्टमेटिक वे में अभी पढ़ रहे हैं। हालांकि स्कूल से घर आके और घर से फिर ट्यूशन जाके हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड बचता है, लेकिन ये है कि हमारी जो पढ़ाई है वो एक रेगुलर वे में हो पा रही है। मतलब अगर टेस्ट वगैरह हो रहे हैं तो हम रेगुलर वे में अपने हिसाब से पढ़ पा रहे हैं। अपने बच्चों की शिक्षा की चिंता जताते हुए कोविड ने अभिभावकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक तो व्यवसाय जो कि बंद पड़े हैं और दूसरी तरफ पारिवारिक जिम्मेदारियां और फिर बच्चों के भविष्य की चिंता। कहीं न कहीं एक अभिभावक के लिए कोविड ने चुनौतीपूर्ण समय से बेहाल कर दिया। शिक्षा में ऑनलाइन प्रक्रिया का लागू होना एक चिंता का विषय हो ही गया और ऊपर से संसाधन की उपलब्धता और नेटवर्किंग, एक परिवार, एक संसाधन और पढ़ने वाले बच्चों की संख्या एक से अधिक। तो आइए कुछ अभिभावकों से भी बातचीत करते हैं इस विषय पर। नमस्कार, मैं तारा सिंह डंगवाल, ग्राम सुनकिया से। जैसे कि कोरोना काल में हमारे जो विद्यालय थे उनकी स्थिति और
हमारे जो बच्चों की मानसिक स्थिति और अभिभावकों को क्या कुछ उस दौर में झेलना पड़ा, इसके संबंध में बातचीत आमंत्रित है। तो मैं इस संबंध में कहना चाहूँगा कि मेरे निजी अनुभव, यूं ही एक जो कोरोना का दौर चला, वो पैंडेमिक का जो दौर था, तो उसमें एक तरह से सबसे पहले तो मीडिया के माध्यम से जो दिखाया गया, इधर उधर से जो खबरें आ रही थी, तो एक भय का माहौल बना था। तो फिर स्कूल तो बंद हो गए थे, फिर उसके बाद धीरे 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 जो एक ऑनलाइन क्लासेज विद्यालय से शुरू की गई, तो उनका एक दौर चला। तो कहीं न कहीं हमारे जो क्षेत्र थोड़ा दुर्गम क्षेत्र है, तो यहाँ पर ऑनलाइन जो पढ़ाई का जो एक व्यवस्था, एक सुचारू रूप से चलने का जो हम बात करते हैं, तो उसमें बड़ी दिक्कत आ रही थी उस समय। तो नेटवर्क प्रॉपर पहुँच नहीं पाता था, बहुत समस्या उस दौर में हो रही थी। तो बच्चों का पठन-पाठन का क्रम जो था, एक तरह से छूट ही गया था उस दौर में। अगर कभी आता था भी, तो काम भी आधा-अधूरा, इस तरह का कुछ अजीब-सा माहौल उस दौर में बन पड़ा था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस समय हमारे क्षेत्र में वही थी कि नेटवर्क प्रॉपर आ नहीं रहे थे। अभिभावक चाहकर भी बच्चों को जो विद्यालय से कार्य दिया जा रहा था, उसको करा नहीं पा रहा था। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम उस समय थी। और उसके बाद की जो स्थितियां हैं, हमारे विद्यालय खुलने के बाद की जो स्थितियां हैं, अब तो सरकार की ओर से हर विद्यालय में चूंकि बच्चों को ऑनलाइन जो पढ़ाई पठन पाठन का जो क्रम था, वो एक आदत में उनका शुमार हो गया था धीरे धीरे। तो उसके बाद स्कूलों में एलईडी टीवी लगे और इनके माध्यम से जो बच्चों का पठन पाठन, जो एक किताबी शिक्षा के साथ साथ जो उनका हम कह सकते हैं कि एक ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो जुड़ाव, वो काफ़ी अच्छा लगा। और अच्छा प्रयास है, हर विद्यालय में आज लगभग लग चुके हैं हमारे एलईडी टीवी। तो बच्चे उसमें बड़ी रुचि के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। और ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए, जो वैश्विक हम शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, जो पठन पाठन की बात करते हैं, तो उसके लिए बहुत आने वाले समय के लिए लाभदायक होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी जो शिक्षा विभाग है और हमारी जो राज्य सरकार है। तो इस तरह से जो पठन पाठन का क्रम जारी रखने के लिए उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया। और आज हम देख रहे हैं कि हर विद्यालय में लगभग ये पठन पाठन हेतु व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके हैं और क्लास वाइज ग्रुप अलग बने हुए हैं। बहुत अच्छा प्रयास हमारे स्थानीय जो गुरुजन हैं उनका और सरकार का, शिक्षा विभाग का मिलजुल कर। बहुत बहुत धन्यवाद। कोविड महामारी के चलते जहां दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ था, जिसमें हर तबका बहुत प्रभावित हुआ, वहीं शिक्षा ने ही अपना परचम लहराया। ज्ञान ने ही इस महामारी के बचाव हेतु उपाय भी आखिरकार निकाल ही डाले। इसलिए ही कहा गया है कि हमारे जिंदगी में शिक्षा का बहुत महत्व है। इसी संदर्भ में कुछ टीचरों ने अपने कुछ अनुभवों को साझा किया कोविड के दौरान। मेरा नाम आशा तिवारी है। मैं होली एंजल पब्लिक स्कूल में पीआरटी मैथ्स की टीचर हूँ। भारतीय स्कूलों में 26 करोड़ से ज़्यादा छात्र हैं, जिसमें पिछले साल कोविड की वजह से इन्हें बंद हुए 2 साल होने को हैं। कुछ राज्यों में तो उच्च तरह की जो कक्षाएं शुरू कर दी गई थी लेकिन अमूमन 2 साल से सभी स्कूल बंद हैं। इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में 2 अलग अलग तरह के प्रयास किए गए। एक तो ऑनलाइन क्लासेस और दूसरा कि मोहल्लों में खुले में कक्षाएं चलाना। इनमें से कोई भी बंद स्कूलों की भरपाई नहीं कर सकी है, जो अब तक एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। ऑनलाइन स्कूल मूलतः आज अप्रभावी रहे हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि बहुत सारे बच्चों के पास ऑनलाइन शिक्षा के स्रोत नहीं है, बल्कि कैसा ज़्यादा इसलिए है क्योंकि बच्चों की शिक्षा और उन्हें सिखाने की प्रक्रिया ही ऐसी है जिसमें शिक्षक को और छात्रों को सामाजिक अंतर क्रियाओं के साथ पास रहने की ज़रूरत है, जो इस ऑनलाइन के माध्यम से नहीं हो पाई। इस महामारी के दौरान जो ऑनलाइन शिक्षा को लेकर उत्साह पैदा हुआ था, वो तेज़ी से हवा हो गया। अब मैं इसके कुछ नतीजे बताऊंगी कि जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी, कि इन सब का नतीजा यह रहा कि बहुत से भारतीय बच्चे सिवाय उन कम बच्चों के पास प्राप्त साधन और घर से पूरा सहयोग था, उन बच्चों के पास जिनके पास पेरेंट्स भी उनका सहयोग देते थे, उनके पास पूरे साधन थे, वो साल भर सीखने के लिए वंचित रह गए।
जब से कोविड खत्म होके, अभी खत्म नहीं हुआ कोविड, लेकिन स्कूल रीओपन हो गए हैं, तो ये देखा गया कि 80% से ज़्यादा बच्चे हैं। मैं अगर गणित की टीचर, तो मैं गणित के विषय में भी बात करूंगी कि गणित की जो मूलभूत क्षमताएं होती हैं तो बच्चे पूरी तरीके से भूल गए। और 92% अगर हम लें तो उनमें बच्चों में भाषाओं की तो जो मूल क्षमता है वो तो बिल्कुल खो दी है उन्होंने। उनको भी रीडिंग करना नहीं आता है। एंड फॉर एग्जांपल्स अगर मैं गणित को लेती हूँ तो उसमें से बच्चों का नेट अपनी क्या बोलते टेबल को बिल्कुल तरीके से भूल गए, पूरी तरीके से भूल गए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन उन्हें अभी लाइन पे लेके आना बहुत ज़रूरी है। तो इस गंभीर मुद्दों पर शिक्षकों की पढ़ाई में जो नुकसान की भरपाई के लिए हमें पर्याप्त समय देना होगा। मैं डॉक्टर मनोज चौधरी, प्रिंसिपल होली एंजल पब्लिक स्कूल, यहाँ पे करीब 4 वर्ष से कार्यरत हूँ। कोविड का समय एक अपने आप में बहुत कठिन वक्त था जिसको हमने पास किया। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में अंतर तो होता ही है। ऑफलाइन एक ट्रेडिशनल सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं कि बच्चे क्लासरूम में है, तो उसे क्लासरूम की स्टडीज ही बोली जाती है। ऑफलाइन का मतलब होता है डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग में बच्चा दूर है तो उसे वर्चुअल क्लासरूम के रूप में ही हमने शुरू किया, लेकिन वहाँ पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल साबित हुई शुरू में। धीरे धीरे जब बच्चे और अभिभावक दोनों का अच्छा तालमेल होते चले गया तो टीचर्स भी उसमें योगदान देने सके। और सिलेबस कंप्लीशन एक बहुत बड़ी चैलेंज थी हमारे लिए, लेकिन वक्त से हमने करने की कोशिश करी। बहुत सारे जगह में ऐसा था कि हम कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण हमें यहाँ से टीचर्स और स्टाफ को बच्चे के घर तक भी भेजने पड़े कोर्स मटेरियल लेकर के, जिससे कि वो कंप्लीट करें, क्योंकि हमें हर बच्चा मैटर करता है स्कूल में। इसलिए हर बच्चे तक हम कैसे पहुँचे, ये एक कोविड में बहुत बड़ी हमारे लिए चैलेंज थी और उसको हम धीरे धीरे कंप्लीट करने सके। हाइब्रिड मोड, धीरे धीरे हाइब्रिड मोड में हम आए। हाइब्रिड मोड का मतलब होता है कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन शुरू करना, और अब जा कर के जब ऑफलाइन शुरू हुई है तब हम गैप पा रहे हैं बच्चों में, जो ये 1.5 साल 2 साल के अंतर्गत बच्चों में जो गैप रहने सकी पिछले वर्षों के दौरान, अब उसे हम स्पेशलाइज्ड मटेरियल के द्वारा उसे कवर अप कर रहे हैं, जिससे कि बच्चे की कॉम्पिटेंसी बरकरार रहे और वो आप आगे आने वाले अपने ज़िंदगी में अच्छे अग्रसर करने सकें। जितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं 12वीं के बाद उसको अच्छे से करने सकें। दोस्तों, दुनिया भर में अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षित करने के लिए दशकों की चली रफ्तार स्थायी प्रगति 2020 में अचानक कोविड की वजह से थम सी गई। वर्ष 2020 में नोवल कोरोना वायरस का प्रसार को रोकने के लिए 190 से अधिक देशों में अभूतपूर्व ढंग से 140 करोड़ छात्र छात्राओं को उनके पूर्व प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों से बाहर कर दिया गया। बाद में कुछ देशों में स्कूल फिर से खोले गए। स्कूल बंद होने के दौरान ज्यादातर देशों में शिक्षा या तो ऑनलाइन या अन्य दूरस्थ तरीकों से प्रदान की गई, लेकिन इसकी सफलता और गुणवत्ता में भारी अंतर पाया गया, जिसमें इंटरनेट सेवा तक पहुंच और इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुलभता, भौतिक तैयारी, शिक्षकों का प्रशिक्षण और घर की परिस्थितियां समेत कई मुद्दों ने दूरस्थ शिक्षा को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। तो श्रोताओं, हम या आप कोई भी यह नहीं चाहते कि कोरोना फिर से अपने पैर पसारे। इसके लिए हमें और आपको मिलकर प्रयास करने होंगे कि कोविड के नियमों का पालन करें। जो भी सरकारी गाइडलाइन है उसका हम सभी नियमों के आधार पर पालन करें, ताकि हमारे स्कूली बच्चे अपनी उचित शिक्षा ग्रहण कर सकें। और इसी के साथ अपने रेडियो साथी माया बिष्ट को दीजिए इजाजत। फिर से होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। यह कार्यक्रम कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और यूनिसेफ के सहयोग से रेडियो कुमाऊं वाणी द्वारा प्रचारित एवं प्रसारित किया जा रहा है।